घर में बिरयानी और ताजा रोटी की खुशबू फैली हुई थी। फरहान की अम्मी आमिना पूरी दोपहर अपने बेटे का पसंदीदा खाना बनाने में लगी रही। उनके गठिया वाले हाथ कांप रहे थे जब वो देग को चला रही थी। उनके अब्बू रशीद अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। ऑक्सीजन का सिलेंडर पास में रखा था और जब भी बाहर कोई आहट होती उनकी आंखें चमक उठती। आज तो आएंगे, आमिना ने उम्मीद से कहा। 2 हफ्ते हो गए हैं। रशीद ने सिर हिलाया, हालांकि उनकी थकी हुई आंखों में शक की लकीर थी। जब फरहान आखिरकार आया अकेला, तो उसकी अम्मी का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराहट से छुपा लिया। साना कहाँ है बेटा? उसका काम था, फरहान ने रूखाई से कहा, अपने फोन में देखते हुए। सच्चाई अलग थी। घर पर जब फरहान ने अपने वालिदैन से मिलने का जिक्र किया था, साना ने नाटकीय अंदाज में आंखें घुमाई थी। फिर से फरहान सीरियसली, उसने बाजू बांध लिए। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। हम तो 2 हफ्ते पहले ही गए थे। यही तो मैं कहती हूँ, टॉक्सिक फैमिली डायनामिक्स के बारे में। अम्मी ने कहा, अब्बू की सांस और खराब हो गई है। और तुम क्या हो, डॉक्टर? फरहान, अपनी बात सुनो। साना करीब आई। उसकी आवाज उस धीमे तानेदार लहजे में बदल गई जो वो इस्तेमाल करती थी जब वो उसे एजुकेट कर रही होती थी। तुम एक बालिग इंसान हो, लेकिन अभी भी बच्चे की तरह अप्रूवल ढूंढ रहे हो। ये जो लगातार अपने पेरेंट्स के पास भागने की जरूरत, जानते हो ये क्या है? कोडिपेंडेंसी। ये अनहेल्दी है। वो मेरे माँ बाप है साना, इस्लाम हमें सिखाता है। ओ, यहाँ आ गए। साना कड़वाहट से हंसी। इस्लाम सिखाता है, इस्लाम कहता है। फरहान, आंखें खोलो। वो तालीमात सदियों पहले लोगों को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन की गई थी, बच्चों को उनके पेरेंट्स की जनरेशन का गुलाम बनाने के लिए। तुम उन्हें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा करने का फैसला किया। साना, उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। वो उनकी चॉइस थी। उसकी आवाज तेज हो गई। तुमने पैदा होने के लिए नहीं कहा था फरहान, उन्होंने बच्चा पैदा करने का फैसला किया। और हाँ, उसके साथ जिम्मेदारियां आई, जिम्मेदारियां जिनके लिए उन्होंने साइन अप किया, तुमने नहीं। अब तुम गिल्ट की वजह से अपने आप को बोझ बनाना चाहते हो क्योंकि कोई पुराना धार्मिक टेक्स्ट कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स की पूजा करने के पाबंद हो। ये पूजा नहीं है, इज्जत है। ये मैनिपुलेशन है। साना ने बीच में काटा। उसकी आंखें चमक रही थी। इमोशनल ब्लैकमेल जिसे धार्मिक फर्ज के तौर पर पेश किया गया है। अपने वालिदैन का एहतराम करो। क्यों? ताकि वो तुम्हारे हर फैसले को कंट्रोल कर सके, ताकि तुम्हारी अम्मी तुम्हें गिल्टी फील करा सके हर बार जब हम अपनी जिंदगी जीना चाहें। फरहान को लगा कुछ अंदर से टूट गया। तुम सब कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हो, मैं तुम्हारी आंखें खोल रही हूँ। साना की आवाज उस नर्म गैसलाइटिंग वाली सरगोशी में बदल गई। बेबी, आई लव यू। इसीलिए ये मुझे तकलीफ देता है तुम्हें देखना कि कैसे तुम खुद को उन फर्जों में जकड़े हो जो तुम्हारा दम घोंट रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमारी बारी है। हम अपनी खुशी बनाने के लायक हैं, बिना लगातार उनकी जरूरतों के लिए ऑन कॉल रहे। अब्बू बीमार है और उसके लिए प्रोफेशनल्स है, नर्से, डॉक्टर्स। तुम्हें क्यों अपनी शांति, हमारी शादी, हमारा भविष्य कुर्बान करना होगा क्योंकि तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है? वो तुम्हारा बोझ नहीं है। फरहान की मुजाहमत कमजोर पड़ रही थी, हमेशा होती थी। साना के पास रिवायत को जुल्म जैसा दिखाने का, फर्ज को जबरदस्ती जैसा बताने का तरीका था। मुझे बस लगता है कि मुझे लगता है। साना की हंसी तीखी थी। अपनी बात सुनो। लगता है, चाहता हूँ नहीं, लगता है। ये गिल्ट बोल रहा है फरहान, ये प्रोग्रामिंग है। तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम बुरे बेटे हो अगर तुम अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी देते हो। उसने उसके हाथ पकड़े। उसकी आवाज फिर से शहद जैसी मीठी हो गई। तुम बुरे बेटे नहीं हो, तुम बस एक इंसान हो जो एक ऐसे सिस्टम से आजाद होने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। और इस तरह फरहान उस दिन अकेला गया। वो 1 घंटा रुका, मुश्किल से बोला। जब उसकी अम्मी ने उसे खाने पर रुकने को कहा, उसने अपनी घड़ी देखी और कहा उसके प्लान्स हैं। बिरयानी चूल्हे पर ठंडी हो गई। अगले साल में साना का असर लकड़ी में सड़न की तरह गहरा होता गया। तुम्हारी अम्मी ने फिर फोन किया, फरहान ने एक शाम जिक्र किया। साना ने अपने लैपटॉप से नजर नहीं उठाई। बेशक किया होगा। इस बार क्या इमरजेंसी है? वो अकेली है, उन्हें तुम्हारी याद आ रही है। फरहान, वो क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा अब्बू कल गिर गए थे तो कुछ टूटा नहीं, लेकिन तो वो फाइन है। या अल्लाह फरहान, वो हर हफ्ते इमरजेंसी के साथ तुम्हें फोन करती है। ये एक पैटर्न है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है तो वो क्राइसिस बनाती है ताकि तुम्हें वापस अपनी तरफ खींच सके। साना, वो 73 साल के हैं, दिल की बीमारी के साथ। बिल्कुल। साना ने अपना लैपटॉप जोर से बंद किया। वो 73 के हैं,
वो बूढ़े हैं, ये सब होता है। तुम अपनी जिंदगी पॉज करने वाले हो हर बार जब किसी बुजुर्ग को कोई हेल्थ इशू हो, क्योंकि मुझे तुम्हें बताना है उस उम्र में हमेशा कुछ न कुछ गलत होने वाला है। फरहान सिहर गया। ये बेरहमी है, ये हकीकत है। साना चिल्लाई। और ईमानदारी से, मैं यहाँ विलेन बनते बनते थक गई हूँ। हर बार जब मैं हमारी बात करती हूँ, हमारी जिंदगी, हमारी शादी की, मैं बुरी बन जाती हूँ। इस बीच तुम्हारी अम्मी मजलूम संत बनती है और तुम ट्रेंड किए हुए कुत्ते की तरह दौड़े आते हो। मेरी अम्मी के बारे में ऐसे मत बोलो। क्यों नहीं, ये सच है। साना खड़ी हो गई, उसकी आवाज चीख में बदल गई। वो तुम्हें गिल्टी फील कराती है, वो तुम्हें बेकार महसूस कराती है अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी उनकी जरूरतों पर केंद्रित नहीं करते। और जानते हो सबसे बुरा हिस्सा क्या है? तुम उन्हें ऐसा करने देते हो। वो मेरी अम्मी है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। साना चीखी। अपार्टमेंट में खामोशी छा गई। जब उसने फिर बोला, उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। तुमने मुझसे शादी की फरहान, तुमने मुझसे कसम खाई, लेकिन जाहिर है मैं दूसरे नंबर पर आती हूँ, तीसरे, चौथे। तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे, तुम्हारे गिल्ट के पीछे, किसी मध्य युगीन धार्मिक फर्ज के पीछे जो तुम्हें कहता है कि फिलियल पाइटी की कुर्बान गाह पर अपने आप को कुर्बान करो। आंसू उसकी आंखों में भर आए। बिल्कुल सही वक्त पर, बिल्कुल सही जगह पर। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं, या मैं बस यहाँ हूँ उस जिंदगी में एक प्लेस होल्डर जो तुम असल में उनके लिए जी रहे हो। साना, नहीं तो साबित करो। उसने उसकी बाजू पकड़ी। शिफ्ट हो जाओ, चलो अपनी जगह लेते हैं, कहीं इतनी दूर की वो बिना बताए नहीं आ सके, कहीं जहां हम अपनी जिंदगी बना सके बिना लगातार दखल के। वो दखल नहीं करते। पिछले महीने तुम्हारी अम्मी ने हमारे अपार्टमेंट की चाबी बनवा ली। वो जब चाहे अंदर आ जाती है। ये दखल नहीं है तो क्या है? वो हमारे लिए खाना लाना चाहती थी। मुझे उनका खाना नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए। मुझे ऐसी शादी चाहिए जहां मेरा शौहर मम्मी के पास नहीं भागे हर बार जब वो रोए। साना अब रो रही थी, उसका मेकअप बह रहा था। मैं ये और नहीं कर सकती फरहान। मैं तुम्हारी अम्मी से तुम्हारे अटेंशन के लिए कॉम्पिट नहीं कर सकती। या तो हम एक परिवार है, तुम और मैं, या नहीं है, चुनो। और फरहान ने महीनों की इस जहरीली बयानबाजी से कमजोर होकर चुन लिया। वो शहर के उस पार शिफ्ट हो गए। फरहान ने हर कॉल का जवाब देना बंद कर दिया, फिर ज्यादातर कॉल्स का, फिर आखिरकार लगभग किसी कॉल का नहीं। आमिना के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने उस दिन चौथी बार अपने बेटे का नंबर मिलाया। घंटी बजी और वॉइस मेल पर चली गई। बेटा, अम्मी हूँ, तुम्हारे अब्बू, डॉक्टर्स कहते हैं उनकी किडनी फेल हो रही है, वो डायलिसिस शुरू करना चाहते हैं, प्लीज हमें तुम्हारी जरूरत है, वापस फोन करना। वो पूरे दिन फोन के पास बैठी रही, कोई फोन नहीं आया। रशीद अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे, उनकी बाजुओं से ट्यूबें निकल रही थी। वो आएगा, उन्होंने फुसफुसाया, हमारा फरहान जरूर आएगा। लेकिन फरहान नहीं आया। घर पर साना वॉइसमेल डिलीट कर देती थी इससे पहले कि फरहान उन्हें सुन सके। उन्होंने फिर फोन किया, वो कैजुअली कहती, वही ड्रामा, मैंने उनसे कहा तुम वक्त मिलने पर फोन करोगे। वो क्या चाहती थी कौन जाने, तुम्हारे अब्बू को कुछ टेस्ट की जरूरत है वगैरह वगैरह। मैंने कहा खुद संभाल ले, वो एडल्ट्स हैं। जब 3 हफ्ते बाद रशीद का इंतकाल हो गया, फरहान को एक कजिन के टेक्स्ट मैसेज से पता चला। वो अपने लिविंग रूम में खड़ा था, फोन उसके हाथ में कांप रहा था, शब्दों को घूरते हुए, अंकल रशीद आज सुबह चल बसे, जनाजा असर की नमाज के वक्त है। नहीं, वो फुसफुसाया, नहीं नहीं नहीं। साना ने अपनी किताब से नजर उठाई। क्या हुआ? अब्बू, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। ठहराव, फिर ओ आई एम सॉरी बेबी। उसकी आवाज सपाट थी, औपचारिक, जैसे उसने उसे बताया हो कि वो बस मिस कर गया। मुझे जाना होगा। फरहान ने अपनी चाबियां पकड़ी। रुको, साना खड़ी हो गई। तुम ठीक रहोगे? क्या तुम चाहते हो मैं आऊं? ऑफर खोखली लग रही थी। फजी। फरहान ने जवाब नहीं दिया। वो बस चला गया। जनाजे में आमिना की नजरें कब्र के उस पार उससे मिली। उनका चेहरा, या अल्लाह, उनका चेहरा एक दशक बूढ़ा हो गया था। दुख सिर्फ उनके शौहर के लिए नहीं था, ये उनके बेटे के लिए था। वो बेटा जो महीनों से नहीं आया था, वो बेटा जिसने जवाब नहीं दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम वहां नहीं थे, उन्होंने धीमे से कहा जब वो लाश नीचे उतार रहे थे। वो तुम्हारे लिए पूछते रहे हर दिन, फरहान कहाँ है, फरहान को बुलाओ। मैंने फोन किया बेटा, कितनी बार फोन किया। फरहान का गला बंद हो गया। मुझे नहीं पता था वो इतने बीमार है। मैंने तुम्हें बताया। उनकी आवाज टूट गई। मैंने मैसेज छोड़े। मैंने तुम्हारी बीवी को फोन किया, उसने कहा तुम बिजी हो। उसने कहा, आमिना की आवाज पूरी तरह टूट गई। उसने कहा तुम वक्त मिलने पर फोन करोगे। दुनिया झुक गई। क्या
तुम्हारे अब्बू अपने होठों पर तुम्हारा नाम लेकर गए। आंसू आमिना के चेहरे पर बह रहे थे और तुम वहां नहीं थे। 23 साल बाद फरहान उस छोटे अपार्टमेंट में बैठा था जिसे वो और साना मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे थे। उसका शरीर स्ट्रोक से टूट गया था जिसने उसकी बाईं तरफ आधा लकवाग्रस्त कर दिया था। साना अब 60 की शुगर और दिल की बीमारी से लड़ रही थी। उसका शरीर सालों के तनाव और कड़वाहट से फेल हो रहा था। उनका बेटा अयान दरवाजे में खड़ा था, गाड़ी की चाबियां हाथ में। तुम जा रहे हो? साना ने पूछा, उसकी आवाज कमजोर। लेकिन बेटा, हमें जरूरत है। जरूरत क्या है अम्मी? अयान की आवाज ठंडी थी। क्लिनिकल, कोई जो तुम्हारी बेबी सिटिंग करे। वो मेरा काम नहीं है। अयान प्लीज, फरहान ने मिन्नत की। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तो अयान हंसा, एक तीखी क्रूर आवाज। तो क्या तुमने मुझे पैदा करने का फैसला किया? वो तुम्हारा फैसला था, तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने इस फैमिली में पैदा होने के लिए नहीं कहा था। साना को लगा उसकी नसों में बर्फ बह गई। वो शब्द, वो बिल्कुल वही शब्द। बेटा, तुम्हारा मतलब ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अयान आगे बढ़ा और उसकी आंखों में कुछ भयानक था, कुछ जो साना ने अचानक पहचान लिया। तुमने मुझे पाला अम्मी। तुमने मुझे सिखाया कि फैमिली की जिम्मेदारियां टॉक्सिक कंस्ट्रक्ट्स, कि बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं देते, कि हमें अपनी खुशी, अपनी आजादी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। फ्रिज की पुरातन धारणाओं से मैंने कभी नहीं कहा। तुमने बिल्कुल यही कहा। अयान की आवाज अपार्टमेंट में फट पड़ी। मेरे बचपन का हर दिन, हर बार जब अब्बू अपनी अम्मी से मिलना चाहते थे, तुम कहती वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। हर बार जब फैमिली आती, तुम और इमोशनल ब्लैकमेल के बारे में शिकायत करती। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का कोई मतलब नहीं अगर उसके साथ उम्मीदें आए। हमने तुम्हारी देखभाल की। फरहान ने फुसफुसाया, हमने तुम्हें पाला। वो तुम्हारी नौकरी थी। अयान ने ठंडाई से कहा, वो नौकरी जिसके लिए तुमने साइन अप किया था जब तुमने रिप्रोड्यूस करने का फैसला किया। मैं तुम्हें जिंदगी भर की गुलामी इसलिए नहीं देता क्योंकि तुमने मिनिमम किया और अपने बच्चे को अबैंडन नहीं किया। साना के हाथ कांप रहे थे। तुम नहीं समझते। मैं बिल्कुल समझता हूँ। अयान की मुस्कुराहट बर्बर थी। मैं बस वो वैल्यूज अप्लाई कर रहा हूँ तो तुमने मुझे दी अम्मी। वही लिबरल, प्रोग्रेसिव, रोशन ख्याल वैल्यूज जो तुमने अब्बू को उनके वालिदैन से अलग करने के लिए इस्तेमाल की। याद है? याद है कैसे तुम उनका मजाक उड़ाती, उन्हें पिछड़ा बुलाती, अब्बू को समझाती कि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना कोडिपेंडेंसी। कमरा घूम गया। साना ने सहारे के लिए कुर्सी पकड़ी। तो मुबारक हो, तुमने मुझे बिल्कुल वैसे पाला जैसा तुम चाहती थी। फ्री थिंकिंग, इंडिपेंडेंट, फिलियल पाइटी या धार्मिक फर्ज जैसी पुरानी अवधारणाओं से आजाद। अयान दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा कि इसका असल में क्या मतलब होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? साना चीखी, उसकी आवाज बेताबी से कच्ची। अपनी जिंदगी जीने, अयान ने जवाब दिया। तुम जानती हो, वो वाली जो तुमने हमेशा कहा कि मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं अगले महीने दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ। शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी। फिक्र मत करो, मैं केयर फैसिलिटी के लिए पैसे भेज दूंगा। वही तो तुमने हमेशा कहा था ना। उसके लिए प्रोफेशनल्स हैं। अयान, फरहान खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। बेटा प्लीज, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, अयान ने सपाट कहा। और फिर जब उसने दरवाजा खोला, उसने जानलेवा वार किया। तुमने पैदा होने के लिए नहीं कहा था। मैंने पैदा होने के लिए नहीं कहा था। हम बराबर हैं। दरवाजा बंद हो गया। साना ढह गई। उसकी सिसकियां खाली अपार्टमेंट में गूंजी। फरहान छत को घूरता रहा। आंसू चुपचाप उसके चेहरे पर बह रहे थे। और उस पल में, उस भयानक क्रिस्टलाइजिंग पल में, उन्हें आखिरकार समझ आई। केयर फैसिलिटी सस्ती थी। उखड़ा हुआ पेंट, ओवरवर्क किए हुए स्टाफ, डिसइंफेक्टेंट की खुशबू मुश्किल से दूसरी बदबुओं को छुपा रही थी। साना व्हीलचेयर में खिड़की के पास बैठी थी। गाड़ियों को गुजरते देख रही थी। फैमिलीज को दूसरे मरीजों से मिलते देख रही थी। उसके लिए कोई नहीं आया। फरहान उसके बगल वाले बिस्तर पर लेटा था। उसका दिमाग सब कुछ याद रखने के लिए काफी तेज था, सब कुछ पछतावे के लिए काफी तेज। वो नहीं आने वाला, साना ने एक दिन फुसफुसाया। नहीं, फरहान ने माना, वो नहीं आएगा। उनके बीच खामोशी फैली। दो लोगों की खामोशी जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था और अब समझ रहे थे कि उनके पास क्या था। क्या तुम्हें याद है? फरहान ने धीमे से कहा। मेरी अम्मी ने अब्बू के जनाजे पर क्या कहा था? साना ने आंखें बंद कर ली। उसे याद था। वो तुम्हारा नाम होठों पर लेकर गए। फरहान की आवाज टूट गई। मैं वहां नहीं था साना। मेरे अब्बू मुझे पूछते हुए गए और मैं वहां नहीं था क्योंकि तुमने मुझे समझा दिया कि मुझे होने की जरूरत नहीं। मत नहीं। दशकों में पहली बार फरहान की आवाज में ताकत थी। नहीं और नहीं। तुमने मुझे गैसलाइट किया।
सालों तक तुमने मुझे यकीन दिलाया कि अपने वालिदैन से प्यार करना कमजोरी है, कि फर्ज जुल्म है, कि इस्लाम की तालीमात वालिदैन के एहतराम के बारे में बस कंट्रोल के औजार थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। और मैंने तुम पर यकीन किया। अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने तुम पर यकीन किया। मैंने अपनी अम्मी को छोड़ दिया, मैंने अपने अब्बू को अकेले मरने दिया। और किस लिए? इसके लिए, उसने कमजोरी से कमरे की तरफ इशारा किया, इस आजादी के लिए जो तुमने वादा की थी। साना अब रो रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं गलत थी, मैं इतनी गलत थी। गलत काफी नहीं है, फरहान की आवाज खोखली थी। तुमने सिर्फ मुझे जहर नहीं दिया, तुमने हमारे बेटे को जहर दिया। तुमने 20 साल उसे सिखाते हुए बिताए कि फैमिली का कोई मतलब नहीं, कि फर्ज जुल्म है, कि वो हमें कुछ नहीं देता। और जानते हो सबसे बुरा हिस्सा क्या है? उसने अपना सिर घुमाया उसकी तरफ देखने के लिए। उसकी आंखें यातना से जल रही थी। वो सही है, तुम्हारे फलसफे से वो बिल्कुल सही है। हमने उसे अपने लिए जीना सिखाया, फर्ज को रिजेक्ट करना, प्यार को ऑप्शनल और फैमिली को डिस्पोजेबल समझना। तुम उसे इस्लामी कदरों से, रिवायत से, फर्ज से आजाद करना चाहती थी। फरहान की हंसी कड़वी टूटी हुई थी। मुबारक हो, तुम कामयाब रही। मेरा मतलब नहीं था, तुम्हारा मतलब बिल्कुल यही था, फरहान ने कहा। तुम बस सोचती थी तुम एक्सेप्शन होगी। तुम सोचती थी कि किसी तरह जादू से वो तुम्हारी खुदगर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसे सिर्फ बाहर की तरफ अप्लाई करेगा, कि वो बाकी सबके दावों को रिजेक्ट करेगा लेकिन किसी तरह तुम्हारे दावों का एहतराम करेगा। साना ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। मैंने हमें बर्बाद कर दिया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ, फरहान की आवाज में कोई तसल्ली नहीं थी। तुमने किया और मैंने तुम्हें करने दिया। मैं कमजोर था, मैंने तुम्हें मुझे समझाने दिया कि मेरे वालिदैन का प्यार मैनिपुलेशन था, कि उनकी कुर्बानियां इन्वेस्टमेंट्स थी जो रिटर्न की उम्मीद रखती थी, कि ईमान एक जंजीर थी। वो छत को घूरता रहा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट। मेरी अम्मी बिरयानी बनाती थी। हर बार जब मैं आता, उनके हाथ मुश्किल से चम्मच पकड़ पाते थे, लेकिन वो घंटों पकाती और मैं 30 मिनट रुकता, कभी इससे भी कम। मैं उनका खाना खाता और चला जाता और वो दरवाजे पर खड़ी मुझे जाते देखती। और मैंने कभी नहीं। उसके शब्द सिसकियों में घुल गए। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, वो घुटकर बोला। आखिर में जब मैं आखिरकार अब्बू के इंतकाल के बाद मिलने गया, वो इतनी बीमार थी, साना इतनी कमजोर। और जानते हो उन्होंने क्या कहा? बेटा, मैं बस खुश हूं कि तुम यहाँ हो। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, सब कुछ के बाद। और मैं लायक नहीं था, मैं उनकी माफी के 1 सेकंड का भी लायक नहीं था। साना ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने हाथ नहीं खींचा। वो ऐसे ही बैठे रहे, अपनी ही बदकिस्मती के 2 आर्किटेक्ट्स मलबे में हाथ पकड़े हुए। इस्लाम दुश्मन नहीं था, फरहान ने फुसफुसाया। वो ब्लूप्रिंट था। ब्लूप्रिंट इस बात का कि ऐसे खानदान कैसे बनाए जो टिके, ऐसे रिश्ते कैसे बनाए जो मजबूत हो। अपने वालिदैन का एहतराम करो, बुजुर्गों की देखभाल करो, अपने फर्ज पूरे करो। इसलिए नहीं कि वो जंजीरें हैं, इसलिए कि वो बुनियादें हैं। उसने साना की तरफ देखा, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई। तुमने उन कदरों को जुल्म कहा, पिछड़ापन, पितृसत्तात्मक कंट्रोल, और मैंने तुम पर यकीन किया। हमने आजादी के नाम पर हर सपोर्ट बीम को ढहा दिया और अब हम ध्वस्तता में दबे हुए हैं। साना ने खत्म किया, उसकी आवाज मुर्दा। साना पहले मरी, निमोनिया। फरहान को 3 घंटे बाद पता चला, जब एक फैसिलिटी वर्कर ने उसे चेक किया। आपकी बीवी आज सुबह चल बसी, मिस्टर फरहान। हमने आपके बेटे को फोन करने की कोशिश की, वो जवाब नहीं देगा, फरहान ने कहा। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, न गम न हैरानी, बस नतीजों से मुलाकात की विशाल खाली स्वीकारोक्ति। उन्होंने साना को एक म्यूनिसिपल कब्रिस्तान में दफनाया। फरहान हाजिर नहीं हो सका, बहुत कमजोर, बहुत बीमार। अयान भी हाजिर नहीं हुआ। उसने फैसिलिटी को एक ईमेल भेजा, प्लीज इंतजामात संभाल लें, बिल भेज दीजिए। फरहान 4 महीने और जिंदा रहा। उस वक्त में उसने वो किया जो उसे दशकों पहले करना चाहिए था। उसने नमाज पढ़ी, अपने टूटे शरीर के साथ, अपनी लड़खड़ाती आवाज के साथ, अपने कांपते हाथों के साथ उसने नमाज पढ़ी। उसने अपने वालिदैन की माफी के लिए दुआ की। उसने साना की रूह के लिए दुआ की। उसने अयान के लिए भी दुआ की कि किसी तरह कभी उसका बेटा समझ जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन ज्यादातर उसने दुआ की कि दूसरे लोग वो सीख जाए जो उसने सब कुछ खोकर सीखा था, कि फर्ज जुल्म नहीं बल्कि मोहब्बत की तामीर है, कि जिम्मेदारी जंजीर नहीं बल्कि सहारा है, कि वो रिवायत और कदरे जो इस्लाम तजवीज करता है किसी पिछड़े दौर के अवशेष नहीं बल्कि इंसानी फितरत, खानदानी रिश्तों और एक ऐसे समाज का एकमात्र रास्ता है जो खुद को नहीं खा जाता, अकेला मरा
रात में एक कमरे में जो दवाई और पछतावे की बू से भरा था। अयान जनाजे में नहीं आया। उसने फूल भेजे, कार्ड पर लिखा था शांति से आराम करें, और एक बेनिशान कब्र में अपनी बीवी के बगल में जिसने उसे अपने वालिदैन को छोड़ने पर मजबूर किया था, फरहान को अजनबियों ने दफनाया। कोई बेटा नहीं उसके लिए दुआ करने वाला, कोई नवासे नहीं उसे याद करने वाले, कोई विरासत नहीं सिवाय उस भयानक सबक के जो उसने बहुत देर से सीखा था। जो बोओगे वो काटोगे। जिस खानदान को उसने छोड़ा था उसने उसे माफ कर दिया था। जिस बेटे को उसने खुदवर्जी पर पाला था उसने नहीं किया। और कहीं दुबई की एक शाम की मध्यम रोशनी में अयान अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था। अपने बाप की मौत की नोटिफिकेशन देखी, कुछ ऐसा महसूस किया जो शायद उदासी थी, और फिर अपनी जिंदगी में वापस चला गया। आखिरकार जैसा उसकी अम्मी ने उसे सिखाया था, जो बीत गया सो बीत गया। तुम किसी को कुछ नहीं देते, अपने लिए जियो। वो आजाद था, पूरी तरह, बिल्कुल तबाहकुन तरीके से आजाद। दोस्तों, ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो सोचता है कि अल्लाह के हुक्म उसकी आजादी में रुकावट है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि तुम किसी की इबादत न करो मगर उसकी, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ भी न कहो। सूरह बनी इसराइल। और एक और आयत में फरमाया, हमने इंसान को अपने वालिदैन के बारे में ताकीद की। उसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाकर उसे पेट में रखा कि मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। सूरह लुकमान 31:14। फरहान और साना ने सोचा वो आजाद हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ही कब्र खो दी। आज की प्रोग्रेसिव दुनिया कहती है वालिदैन का हक, पुरानी सोच। लेकिन सुनिए, ये झूठ है, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। इस्लाम आपको जकड़ता नहीं, इस्लाम आपको बचाता है। जब आप वालिदैन के हक को छोड़ते हैं तो आप अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। और एक दिन जब आप बूढ़े और कमजोर होंगे, आपके बच्चे आपके अपने शब्द आपको वापस सुनाएंगे, आपने मुझे पैदा करने का फैसला किया, मैं आपका कर्जदार नहीं हूँ। याद रखिए, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आपके वालिदैन अभी जिंदा है, अल्लाह का शुक्र कीजिए और उनसे माफी मांग लीजिए, क्योंकि एक दिन बहुत देर हो जाएगी। ये थी आज की हमारी कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जो महसूस हुआ नीचे जरूर लिखो, सब्सक्राइब करो और मिलकर जिंदगी के ये सबक सीखते रहें। अगली मुलाकात तक अल्लाह हम सब की रहनुमाई और हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम।